हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। जो बच्चे पहली बार हमें देख रहे हैं उनका भी वेलकम, और जो बच्चे बार बार हमें देख रहे हैं उनका वेलकम बैक। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऐसे क्वेश्चंस जो सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब वो रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, उनको रिन्यू होने में लाखों अरबों साल लगते हैं। इसकी वजह से उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है, वो आपके ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल एंड हाइड्रो पावर। सोलर एनर्जी हमारे को सन से मिलती है, विंड एनर्जी हमें विंड से मिलती है, हाइड्रो पावर जो है वो हमें पानी से मिलती है। तो ये तीनों जो हैं ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, क्योंकि हमारी सनलाइट, हमारे विंड और हमारा वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है। ठीक है, कोल जो होता है हमारा, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि कोल जो है ये हमें खदानों से मिलता है, और कोल जो होता है हमारा ये एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे, इनको बनने में आपके अरबों साल लगते हैं, खरबों साल लगते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा कोल है ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जो हम वर्षा के जल का संचयन करते हैं, तो उसका हमारा मेन मोटिव क्या होता है, उद्देश्य उसका क्या होता है। ठीक है, हमें ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ करना है, सॉइल इरोजन हमें रोकना है, एयर पोल्यूशन हमें रोकना है, या हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी है। ठीक है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए हमारे को पेड़ों को उगाना पड़ेगा। सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उससे आपका सॉइल इरोजन नहीं रुकता। एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन भी आपका पेड़ लगाने से कम होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आपका एयर पोल्यूशन कम नहीं होता। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो आपकी जनरेट होती है, या आपकी जब डैम्स बनते हैं वहाँ से आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से नहीं जनरेट होती। तो इसलिए इसका आंसर है हमारा ए, विच इज़ टू इंक्रीज़ ग्राउंड वाटर लेवल। मतलब कि हमारे जो ग्राउंड के अंदर का पानी है, जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो इससे ये ग्राउंड वाटर जो है ये रिचार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वर्षा का जल है, जो हमारा रेन वाटर है, ये वेस्ट नहीं होता, इसका हम यूज़ करते हैं, इसको हम टनल्स के थ्रू, इसको हम आपका हार्वेस्टिंग के थ्रू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली एरियाज़। जो हमारे हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मिट्टी को बचाने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए, मतलब कि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा सॉइल है, उसका इरोजन ना हो और वो ख़त्म ना हो, इस वजह से जो वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन का मेथड कॉमनली यूज़ होता है वो कौन सा मेथड है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन, फिर आपका टेरेस फार्मिंग, फिर है आपका ड्रिप इरिगेशन, एंड देन है आपका एफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन में ये होता है कि जैसे मान लो कि ये मेरा एक खेत है। ठीक है, इस खेत में आज मैंने एक क्रॉप लगाई, मैंने एक क्रॉप इस पर बोई है। ठीक है, तो जब इस क्रॉप का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं यहाँ पे इस क्रॉप की जगह बी क्रॉप बो दूँगी। इससे क्या होगा कि जो मेरी सॉइल है उसमें फर्टिलिटी बनी रहेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि इसमें जो मैंने एक क्रॉप लगाया था ये लेग्यूमिनस था मेरा। ठीक है, ये मैंने लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, देन उसके बाद में मैंने रोटेशन में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, या मैंने अपनी कोई ऐसी क्रॉप लगा दी जिससे मेरे को जैसे चावल मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का मैंने कुछ भी वहाँ पे खेती कर दी। ठीक है, देन आता है हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में आपके जो पहाड़ होते हैं उनको इस तरह से काटा जाता है कि वो एक सीढ़ी की शेप देते हैं, इसीलिए उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपका बारिश का पानी आ रहा है, या आपका पानी ऊपर से बहुत तेज़ी से डाला जा रहा है, अगर आपकी क्या बोलते हैं इरिगेशन भी हो रही है, या बहुत तेज़ अगर आपकी हवाएं चल रही हैं, तो उससे आपका सॉइल इरोजन नहीं होता, क्योंकि ये जो स्टेप्स होते हैं ये उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, तोड़ देते हैं। डिप इरिगेशन में आपका क्या होता है कि जैसे ये मान लो मेरा खेत है और ये सारे के सारे मेरे प्लांट्स हैं, तो इनके थ्रू मेरी यहाँ पे एक लाइन ऐसे जाएगी पाइप की, और उस पाइप में सिर्फ यहीं यहीं पे छेद होगा जहाँ जहाँ पे मेरे ये प्लांट्स हैं, और सिर्फ उन प्लांट्स की जड़ों पे ही मेरा जो है पानी दिया जाएगा। तो जो ड्रिप इरिगेशन होता है हमारा, ये हमारा जो
सूखी जगह होती है जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है, वहाँ पे भी आपका ड्रिप इरिगेशन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। देन आपका एफॉरेस्ट्रेशन होता है। एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे इस एरिया में से पेड़ों को काट दिया गया है तो मैं यहाँ पे दोबारा से अगर पेड़ उगा रही हूँ तो उसको हम एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस लॉजिक से इसका आंसर क्या हुआ हमारा, टेरेस फार्मिंग बी, ठीक है। देखो, ओके। देन आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच गैस इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इसमें से हमारी कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जो गैस है हमारी, ये क्या करती है कि सूरज से आने वाली जो यूवी रेज है उसको अंदर तो आने देती है, लेकिन बाउंस बैक करके बाहर नहीं जाने देती, उसे ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सी गैस करती है, ऐसा करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ये जो हमारी यूवी रेज आ रही हैं इसको अंदर ही ट्रैप कर लेती है, इसे बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। अभी हमने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात कर रहा था कि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे मेरे प्लांट्स हैं वहीं वहीं पे जो मेरा पानी है वो दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे को ये बोला गया है कि आप इसकी हमारे को एडवांटेज बताओ, ठीक है, कि इसकी एडवांटेज क्या है। तो अब यहाँ पे हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कि ये सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज़ करता है। सॉइल की सैलिनिटी का मतलब है कि जो हमारी मिट्टी में आपके सलाइन यानी कि जो नमक है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज़ करता है। अगर हमारी सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, तो इसलिए ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोट वीड ग्रोथ। वीड ग्रोथ का मतलब ये है कि जो उसमें हमारे ऐसे पौधे उगते हैं जो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। हमारे ऐसे पौधे उग रहे हैं जो कि काम के नहीं है, जो कि कूड़ा टाइप के हमारे पौधे उग रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अगर हमारी जो नॉर्मल क्रॉप है उसके साथ में अगर आपका वीड उग रहा है तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को चाहिए वो वीड ले लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी ऐसे पौधे होते हैं हमारे, जो भी ऐसे प्लांट होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है, इसलिए ये भी हमारा एडवांटेज नहीं हो सकता। देन ये कह रहा है कि सॉइल इरोजन को इन्हांस करता है। सॉइल इरोजन को आपका डिप इरिगेशन इन्हांस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट पे पानी दे रहा है, इसमें पानी आपका फ्लो तो हो नहीं रहा, ऐसे स्लांट में भी नहीं फ्लो हो रहा, कहीं पे भी फ्लो नहीं हो रहा, ये सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट पानी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो सॉइल इरोजन तो ये इन्हांस कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ कि सॉइल इरोजन अगर इन्हांस होगा तो ये एडवांटेज तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आंसर भी नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा कि रिड्यूस वाटर यूजेज, ठीक है। वाटर की यूजेज को कैसे रिड्यूस करता है कि मान लो अगर मेरे को यहाँ पे 10 प्लांट्स को पानी देना था यहाँ पे, ठीक है, तो पहले मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता, क्योंकि ये पूरी मिट्टी जो है यहाँ इनके बीच की जो मिट्टी है वो भी पानी सोख लेती। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने पाइप में छेद करके मैंने सिर्फ उसी जगह पे पानी दे रही हूँ जहाँ पर मेरी रूट्स हैं, ठीक है। तो जो मेरे बीच में पानी एब्जॉर्ब होना था वो तो कम हो गया, तो इसकी वजह से जो मेरे वाटर का यूजेज है, जो मेरे वाटर का वेस्टेज है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, रिड्यूस वाटर यूजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कि इसमें से हमारा फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे आपके 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें पूछा जा रहा है कि इसमें से आपका फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड बायोमास। फॉसिल फ्यूल हमारे क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल हमारे वो फ्यूल्स होते हैं, वो ईंधन होते हैं जो हमारे फॉसिल्स से बनते हैं। फॉसिल क्या होते हैं कि जो हमारे एंशंट ज़माने के एनिमल्स थे, लोग थे, फिशेस थी, जब वो मर गए तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो स्केलेटन्स थे वो हमारी सतह के अंदर दबते चले गए, दबते चले गए, एंड ड्यू टू दैट हाई प्रेशर वो हमारे फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, वो फॉसिल्स, ठीक है। तो जो कोल होता है हमारा, कोल भी हमारे एक फॉसिल फ्यूल होता है, क्योंकि ये भी इसी प्रोसेस से बना है। पेट्रोलियम भी हमारा एक फॉसिल फ्यूल होता है, ये भी सेम प्रोसेस से बना है। नेचुरल गैस भी हमारी एक फॉसिल फ्यूल होती है, क्योंकि ये जो हमारे कोल की खदान होती हैं और जहाँ से पेट्रोलियम हमारा एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ से हमें नेचुरल गैस मिलती है, ठीक है।
बायोमास इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि बायोमास जो होता है वो कैसे बनता है, जो हमारे फूड का वेस्टेज है, जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे कैटल्स होते हैं जो उनका वेस्टेज है, ठीक है, और जो हमारे किचन का वेस्टेज है, उसको जब हम कल्चर करते हैं, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा बायोमास में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड बायोमास से हमारे को बायोगैस मिलती है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या होता है, ठीक है। बायोगैस जो होती है ये आपकी बर्न करती है, ठीक है। तो बायोगैस का हमारा प्राइमरी कंपोनेंट हमारा क्या होता है, तो बायोगैस जो होती है आपकी हल्का सा ब्लू ह्यू के साथ में बर्न करती है। इसका आपको जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन, ठीक है, मीथेन होता है। इसकी वजह से ये आपकी एयर पोल्यूशन को भी कम करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ मल्टीपर्पज़ डैम। अब हमें पूछा गया है कि मल्टीपर्पज़ जो डैम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो डैम्स हमारे कई प्रकार के होते हैं। कुछ डैम्स होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे इरिगेशन के लिए यूज़ होते हैं, जिससे हम पानी को विड्रॉ करते हैं। कुछ होते हैं कि जो हमारे घर होते हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे छोटे छोटे चेक डैम्स बने होते हैं, जैसे ये अगर मेरी रिवर है तो इस रिवर पे मेरे छोटे छोटे चेक डैम्स बने होते हैं, जिससे कि मेरा जो फ्लड है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। अब मल्टीपर्पज़ डैम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपर्पज़ मतलब उसके बहुत सारे पर्पज़ हैं, ठीक है। तो जो मल्टीपर्पज़ डैम मेरा होता है वो ये सारी चीज़ें एक ही बार में करता है। वाटर सप्लाई भी वो दे रहा है, वो इरिगेशन भी करवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहा है, हमारी फ्लड्स भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो टिहरी डैम है वो भी एक आपका मल्टीपर्पज़ डैम है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। मतलब कि वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, कि सबसे ज़्यादा इस समय लोग कौन से रिन्यूएबल सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या बायोमास एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्यों? क्योंकि जो हमारी सनलाइट है वो तो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। कई जगह पे ऐसा होगा कि भाई जो हमारे नॉन कोस्टल इलाके हैं, नॉन तटीय इलाके हैं, वहाँ पे हमारे हाइड्रो पावर जनरेट करनी मुश्किल है, या फिर वहाँ पे हमारी टाइडल एनर्जी भी नहीं जनरेट हो सकती, ठीक है। और जहाँ पे हमारा कोई रिवर का फ्लो नहीं है जिस पे हम डैम नहीं बना सकते, वहाँ पे आपका हाइड्रो पावर नहीं बनेगा, ठीक है। जो हमारे ऐसे इलाके नहीं हैं जहाँ पे विंड नहीं तेज़ चलती है, जहाँ विंड चल नहीं रही है, कम चलती है, वहाँ पे भी हम विंड एनर्जी नहीं बना सकते। बायोमास एनर्जी आपकी उस जगह पे ज़्यादा नहीं बन सकती जहाँ पे आपके पास कैटल्स नहीं है ज़्यादा, या फिर लाइफ स्टॉक्स नहीं है आपके पास ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बायोमास एनर्जी नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी आराम से लोग अपने घरों पे भी बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सोलर पैनल आजकल लोग अपनी छतों पे लगा ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट तो सभी जगह पड़ रही है, सन की लाइट हर जगह पड़ रही है, सब जगह पड़ रही है। सिर्फ जहाँ पे कभी बारिश का मौसम होता है या कभी आपके बादल बादल होते हैं, तो बस उस समय पे आपके सोलर एनर्जी जो है वो जनरेट करनी मुश्किल हो जाती है। उसके अलावा तो बाकी सारा टाइम आपको सन की एनर्जी जो है वो अवेलेबल रहती है। इसलिए जो सोलर एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा रेडिली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्ल्ड वाइड आपकी ग्रो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। मतलब कि पानी बचाने का, वाटर कंजर्व करने का, पानी को संरक्षण देने का इसमें से कौन सा तरीका नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक हमारा वाटर कंजर्वेशन का मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो रहा है। दूसरा, जो हमारे को एक्स्ट्रा पानी यूज़ करना होता है, एज इन कि जो पानी हम खाने के लिए और पीने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हाथ धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में हम रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने हार्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है। देन आपका जो ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन भी आपका एक वाटर कंजर्वेशन का मेथड है, क्योंकि ये आपकी पानी की जो वेस्टेज होती है उसको कम कर देता है। देन आता है हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट भी जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये आपका मैनेजमेंट है, ठीक है। ये पानी की किसी चीज़ का मैनेजमेंट है, नाम से भी ये पता चल रहा है। अगर आपको ना भी पता हो कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है कि इसमें आपके छोटे छोटे जो डैम्स बने होते हैं उसको मैनेज करा जाता है, आपके एरिया में पानी का जो पानी का बहाव है उसको मैनेज करा जाता है, जिससे कि फ्लड्स वगैरह पे कंट्रोल करा जा सके, ठीक है। और आपके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करा जा सके, वो आपका वाटर शेड मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक वाटर कंजर्वेशन का मेथड होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काट देना। जैसे अगर ये मेरे पेड़ हैं, ठीक है, इस एरिया की ये मेरे पेड़ हैं, अगर मैं इस एरिया के इन पेड़ों को काट दूं तो वो बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन वाटर कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जब रेन आती है, रेन को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। देन हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हमारे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो पानी को ज़मीन के अंदर घुसने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा उजाला स्कीम था, उजाला स्कीम इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसके साथ में आपका जो उजाला स्कीम है वो हमारा एसोसिएटेड है। तो गाइज ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। उजाले का मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा ए है कि एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू जो एलईडी बल्ब्स होते हैं हमारे, जो हमारे एलईडी बल्ब्स हैं उनके थ्रू जो हम एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, एनर्जी को बचा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमारी जो उजाला स्कीम थी इंडिया में ये एसोसिएटेड थी, ये लॉन्च करी गई थी, ठीक है। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। ये थे आपके 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि हर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रॉम योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर आपको कोई और चीज़ भी समझनी है, अगर आपको कोई और टॉपिक इस वाले चैप्टर में से डिटेल में डिस्कस करना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट